So good evening and welcome to the first session of Python programming class। आज का हमारा पहला सेशन है और ओ लेवल के लिए ये क्लासेस हैं पाइथन प्रोग्रामिंग से रिलेटेड जो M3 R4 पेपर है। तो आज से हम क्लास स्टार्ट कर रहे हैं और पाइथन प्रोग्रामिंग स्टार्ट करने से पहले स्टार्टिंग के जो दो यूनिट्स हैं और उनमें जो बेसिक चीज़ें हैं उनको हम पहले डिस्कस करते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले जो हमारे पास है इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग यूनिट है, इससे हम शुरुआत करेंगे। इंट्रोडक्शन ऑफ टू प्रोग्रामिंग जो है इस यूनिट में ना सबसे पहला टॉपिक है द बेसिक मॉडल ऑफ कंप्यूटेशन। बेसिक मॉडल ऑफ कंप्यूटेशन कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल सी चीज है। द बेसिक मॉडल ऑफ कंप्यूटेशन कैन बी कंसिडर्ड एज अ प्रोग्राम एग्जीक्यूटेड स्टेप बाय स्टेप फॉलोइंग विद द रिटन इंस्ट्रक्शंस गिवन बाय द यूजर। कुछ भी सिंपल सा है। बेसिक मॉडल ऑफ कंप्यूटेशन में क्या होता है, कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशंस दिए जाते हैं, प्रोसीजर दिया जाता है, वही सिंपल सा हमारे यहाँ पे बनता है। अच्छा, आपको ध्यान हो तो जब आपकी क्लास हुई थी तो मैंने आपको चीज कराई थी एंड दैट वाज वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर। वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर आपको मैंने कराया था। वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर क्या होता है, जरा एक बार बताओ मेरे को, चैट बॉक्स में लिख करके बताओ। वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर क्या होता है? क्लास में करवाया हुआ है आपको, एक बार मेरे को जल्दी से बता दो। व्हाट इज वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर? वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर में तीन चीजें बताई जाती हैं, तीन चीजें जरूरी होती हैं कंप्यूटर सिस्टम बनाने के लिए, एक कंप्यूटेशन डिवाइस बनाने के लिए। वो तीन चीजें क्या है? नहीं, इनपुट प्रोसेस आउटपुट तो नहीं होगा। बताओ क्या क्या तीन चीजें होती हैं कंप्यूटर सिस्टम बनाने के लिए। हम्म हमको एक प्रोसेसर चाहिए होगा, मेमोरी की जरूरत पड़ेगी एंड लास्टली हमको चाहिए होगा आईओ डिवाइसेस। ये तीन चीजें अगर हमारे पास है, अगर ये तीन चीजें हम सेटिस्फाई कर देते हो तो हम एक कंप्यूटेशन डिवाइस बना सकते हैं। तो हमें पहले क्या चाहिए? एक प्रोसेसर चाहिए, एक मेमोरी चाहिए और एक आईओ डिवाइस चाहिए है। ओके, ठीक है, तो आगे चलते हैं। ये देखो, आपका जो बुक है उस पूरे बुक की आपकी पीडीएफ मेरे पास तैयार रखी हुई है। चलिए। बेसिक मॉडल ऑफ कंप्यूटेशन सिंपल सा है, कुछ भी नहीं है इसमें। फिर है आपके पास में प्रोसीजर ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग। कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम दी गई है, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के कुछ हमारे पास स्टेप्स होते हैं। तो सबसे पहले तो मेरे को बताओ आप एल्गोरिदम की डेफिनेशन। सबसे पहले तो एल्गोरिदम की डेफिनेशन बताओ आप मेरे को, क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय एन एल्गोरिदम? बेसिक बेसिक चीजें हैं, बिल्कुल स्टार्टिंग से हम इनको लेके चल रहे हैं। बॉर्न न्यूमैन आर्किटेक्चर क्या होता है, एल्गोरिदम क्या है, एल्गोरिदम के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, प्रोग्रामिंग क्या होती है, ये स्टेप बाय स्टेप प्रॉब्लम सॉल्विंग, ठीक है, ये डेफिनेशन ठीक है एल्गोरिदम की। स्टेप टू सॉल्व अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम, ठीक है। और लोग बताएं डेफिनेशन एल्गोरिदम की। फाइनाइट सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस इज कॉल्ड एल्गोरिदम, ओके।
सेट ऑफ रूल्स टू सॉल्व अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम। ठीक है, तो कुल मिलाकर के ये बोला जा सकता है एल्गोरिदम क्या है, प्रोसीजर्स या फिर हमारे पास स्टेप्स टू सॉल्व अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम। यस, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अगर मेरे को पर्टिकुलर स्टेप्स दिए गए हैं, प्रोसीजर मेरे पास एक पूरा डिफाइंड है, तो उस चीज को कहा जाता है एल्गोरिदम। एक एल्गोरिदम के 5 कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एल्गोरिदम क्या क्या होते हैं? एल्गोरिदम के कैरेक्टरिस्टिक्स बताना मेरे को। 5 कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। क्या क्या होंगे? अच्छा, ये वाला टॉपिक आई थिंक हमने लास्ट क्लास में किया था, तो नहीं फिर से एक बार कवर कर लेते हैं इसको। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एल्गोरिदम, सबसे पहला तो बताओ, पहला कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है एक एल्गोरिदम का? हाँ, इनपुट। सबसे पहला होता है इनपुट, लेकिन सेकंड वन इज आउटपुट। उसके बाद हमारे पास में है इनपुट आएगा, आउटपुट आएगा, फिर उसके बाद में डेफिनेटनेस। आप लोग अपने माइक्रोफोन ऑफ करके रखिए। वही सिस्टम फिर आगे भी वही देर बाकी बिना दुकान में सॉफ्टवेयर चलेगा, सॉफ्टवेयर चले 150-200 रुपये। तो ठीक है, फाइनाइटनेस, और लास्ट में हमारे पास है इफेक्टिवनेस। इनपुट, 0 और मोर इनपुट हम प्रोवाइड करेंगे। आउटपुट में एटलीस्ट 1 आउटपुट हमें मिलना चाहिए। डेफिनेट का मतलब बिल्कुल क्लियर इंस्ट्रक्शंस होने चाहिए, क्लियर एंड अनएम्बिगुअस। फाइनाइटनेस का मतलब फिक्स नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस। और लास्ट इफेक्टिवनेस का मतलब यूजेस लेस रिसोर्सेज। इतनी प्रॉपर्टीज या फिर इतने कैरेक्टरिस्टिक्स एक एल्गोरिदम के हमें होने चाहिए। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। प्रोसीजर फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग सिंपल सा हमें दिया गया है, कुछ नहीं है। सबसे पहला स्टेप हमारे पास होता है प्रॉब्लम को समझना, अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम। उसके बाद हमारे पास दूसरा स्टेप है डिजाइन द प्रोग्राम एंड मेक डिक्लेरेशंस। तीसरा स्टेप हमारे पास होता है कोड लिखना। चौथा होता है कंपाइल करना। फिर होता है हमारे पास प्रोग्राम को रन करना। और लास्ट आता है टेस्टिंग एंड डिबगिंग। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग के प्रोसीजर्स के स्टेप मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपके लिए। स्टेप्स फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग। सबसे पहला तो स्टेप आपके पास में यहाँ पे अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम। अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम मतलब सबसे पहले तो हमें समझना है कि हमसे पूछा क्या गया है। सबसे पहले जब तक हमें ये नहीं पता होगा कि हमसे पूछा क्या जा रहा है, हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकते। एक एग्जाम्पल देखकर हम चलेंगे, मान लो हमें किसी का फैक्टोरियल निकालना है या फिर स्क्वायर रूट फाइंड करना है, स्क्वायर फाइंड करना है, कुछ भी हमको फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए ना सबसे पहले हमको पता होना चाहिए कि हमसे प्रॉब्लम में पूछा क्या जा रहा है। उसके बाद दूसरा स्टेप जो हमारे पास होता है, दैट विल बी
डिजाइनिंग द प्रोग्राम। डिजाइनिंग वाला स्टेप जो है, डिजाइन में हम क्या करते हैं, हम एक आउटलाइन बनाते हैं जिसमें हम ये पता करते हैं कि हमें कितने वेरिएबल्स की और किन चीजों की जरूरत पड़ने वाली है इस प्रोग्राम को बनाने में, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होंगी, क्या क्या चीजें लगेंगी, तब जाके हमारा प्रोग्राम बनेगा। जब ये सारी चीजें हमारे पास में आ जाती है तो फिर हम करते हैं कोडिंग। अब डिजाइनिंग में हम ये मान सकते हैं कि हम एल्गोरिदम लिखेंगे, हम फ्लो चार्ट्स बनाएंगे, हम स्यूडो, तो ये सारी चीजें डिजाइनिंग में होती है। फिर जब इन सबको हम इम्प्लीमेंट करते हैं कोड में, तो वो किया जाता है थर्ड फेज, कोडिंग वाले फेज में। एंड देन उसके बाद हमारे पास अगला फेज आता है, चौथा, कंपाइलिंग। हम अपने कोड को कंपाइल करेंगे। कंपाइल करने का मतलब क्या होता है, जो भी कोड हमने हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा है उसको हम मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट कराते हैं। ये होता है हमारा कोड कंपाइलेशन। कंपाइलेशन के बाद में अगर हम फोर्थ के बाद फिफ्थ स्टेप पे हैं, तो फिफ्थ स्टेप हमारा होता है प्रोग्राम को रन करना। रन द प्रोग्राम। प्रोग्राम को हम रन करेंगे, और प्रोग्राम को रन करते टाइम पे हम चेक करेंगे कि वो प्रोग्राम हमारा सही आउटपुट दे रहा है या नहीं। तो हम फॉलो करते हैं यहाँ पे टेस्टिंग एंड डीबग। टेस्टिंग और डीबगिंग में क्या डिफरेंस होता है, जल्दी से लिख करके बताओ। टेस्टिंग और डीबगिंग में क्या डिफरेंस है? What is the difference between testing and debugging? बताइए। Second, let me see. To find an error, किस चीज का है, टेस्टिंग का है, डिबगिंग का है? हम्म। टेस्टिंग चेक करता है कि प्रोग्राम चल रहा है कि नहीं, डिबगिंग टू फाइंड एन एरर एंड करेक्ट इट। ओके। देखो, टेस्टिंग का काम होता है, टेस्टिंग हम करते हैं टू फाइंडिंग आउट एरर्स, टू फाइंड आउट एरर्स। टेस्टिंग की जाती है एरर्स को ढूंढने के लिए, और डिबगिंग की जाती है टू रिमूव द एरर्स। कोई एरर मेरे प्रोग्राम में आ रहा है या नहीं, ये चीज चेक करना होती है टेस्टिंग। और अगर कोई एरर आ रहा है तो उसको दूर करना कहा जाता है डीबगिंग। प्रोग्राम को डीबग करना, डीबग करना मतलब जो बग्स आ रहे हैं उनको ढूंढ के हटाना। ये होती है टेस्टिंग और डीबगिंग। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। ओके, ये स्टेप्स हो गए हमारे यहाँ पे। हाँ, फिर उसके बाद एल्गोरिदम्स के बारे में थोड़ा दिया गया। एल्गोरिदम क्या है, एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर होता है which defines a set of instructions to be executed in a certain order. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एल्गोरिदम, कैरेक्टरिस्टिक्स पांचों मैंने आपको बता दिए। अब राइटिंग एन एल्गोरिदम।
एल्गोरिदम लिखने के क्या क्या मेथड्स होते हैं, क्या क्या स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले तो क्या होता है, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि प्रॉब्लम है क्या। चलो दूसरा चूज कर देता हूँ मैं। सबसे पहले तो हमें फिगर आउट करना होता है कि प्रॉब्लम है क्या, फिर उसके बाद में कहाँ से हमको स्टार्ट करना है, कहाँ पे हमको रुकना है, बीच में क्या क्या स्टेप्स होंगे, और फिर उन स्टेप्स को रिव्यू करना है। ये सारी चीजें हमारे एक एल्गोरिदम होती है। देखो एल्गोरिदम में फालतू में अलग से लिखते हैं, मैं नहीं दिखाऊंगा, यहाँ पे लिखे हुए हैं हमारे पास में। तो सिंपल सा है, सबसे पहले हमें स्टार्टिंग में एल्गोरिदम दिया गया है कि एक स्टूडेंट एग्जाम में पास हुआ है या नहीं हुआ है। अब स्टूडेंट पास हुआ है या नहीं हुआ है ये हमें कैसे पता चलेगा। सबसे पहले पता करने का तो हमारे पास तरीका क्या है, हम एक इनपुट लेंगे वेरिएबल मार्क्स नाम का, मान लो मार्क्स नाम का एक हम वेरिएबल लेंगे, उस मार्क्स के अंदर कुछ ना कुछ वैल्यू इनपुट करवाएंगे। इनपुट करवाने के बाद हम कोई ना कोई कंडीशन लगाएं। कंडीशन क्या लगाएंगे, मान लो स्टूडेंट के जो है वो मार्क्स 50 से ऊपर है या 50 से नीचे है, मान लो 50% हम क्राइटेरिया मान लेते हैं पास फेल का। फिर हम चेक कराएंगे, अगर जो मार्क्स की वैल्यू है वो ग्रेटर देन 50 है तो स्टूडेंट पास होता है, लेकिन अगर मार्क्स जो उसके हुए वो लेस देन 50 हुए तो स्टूडेंट फेल होगा। तो इस तरीके का कुछ हमने क्राइटेरिया बना लिया। तो हमने क्या किया, पहले हमने इसमें थोड़ा सा देखा प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम है मेरे को स्टूडेंट चेक करना है पास हुआ है या नहीं। तो पास हुआ है या नहीं हुआ है ये डिपेंड करेगा स्टूडेंट के मार्क्स के ऊपर। तो मार्क्स नाम का एक हमको वेरिएबल लेना पड़ेगा। अब वेरिएबल जो लेना पड़ेगा उसमें किस तरह की वैल्यू आएगी, तो हमने जब थोड़ा सोचा तो हमें पता चला कि वेरिएबल जो होगा वो इंटीजर टाइप का होना चाहिए, इंटीजर वैल्यू उसमें आनी चाहिए। फिर उसके बाद में हमने एक लिमिट सेट करी। लिमिट क्या सेट करी, अगर स्टूडेंट 50 से ऊपर लेके आ रहा है तो हम बोलेंगे कि वो पास है, अगर वो 50 से नीचे लेकर के आ रहा है तो फिर हम बोल देंगे कि वो फेल है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखो, देखो सबसे पहला स्टेप होता है स्टार्ट, एल्गोरिदम जहां से स्टार्ट हो रही है। फिर उसके बाद हम दो वेरिएबल्स डिक्लेयर करेंगे, डिक्लेयर टू वेरिएबल्स एक्स एंड वाई। दूसरा वेरिएबल देखते हैं किस लिए यूज कर रहे हैं। स्टोर द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट इन एक्स। तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया, एक्स में स्टूडेंट का इनपुट ले लिया और स्टोर द मिनिमम पासिंग स्कोर इन वाई, और वाई में इन्होंने स्टोर करा लिया मिनिमम पासिंग स्कोर। तो हमने यहाँ पे अलग से एक वैल्यू दे दी थी, इस वैल्यू को वेरिएबल में भी लिया जा सकता है अगर हमें इसे चेंज करना है कभी तो। फिर उसके बाद चेक कर रहा है, चेक इफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू वाई। अगर एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू वाई होती है तो स्टूडेंट पास होगा, नहीं तो वो फेल होगा। सिंपल सी एल्गोरिथम में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें। उसके बाद दूसरी एल्गोरिथम हमें दी गई है दो नंबर्स को ऐड करने के लिए। अब भाई दो नंबर्स हमको अगर ऐड करने हैं तो मुझे पता है मुझे दो नंबर चाहिए भी होंगे, दो नंबर ले लेंगे हम, और इन दोनों का जो भी सम होगा फाइनल वो मुझे कहीं ना कहीं स्टोर कराना पड़ेगा। लो स्टोर करा लिया, और यहाँ पे एरोज का यूज किया जाता है। कई बार एल्गोरिथम्स में एरोज मिलेंगे। एरोज का मतलब ये है कि एरो के राइट हैंड साइड पे जो भी है उसका जो फाइनल आंसर होगा वो एरो के लेफ्ट हैंड साइड में जो वेरिएबल लिखा होगा उसमें जाकर के सेव हो रहा होगा। सिंपल सी एल्गोरिथम यहाँ पे भी लिखी हुई है। हम स्टार्ट करेंगे, वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे ए बी और सम नाम से। ए और बी की वैल्यू को हम इनपुट कराएंगे, इनपुट कराने के बाद में दोनों को ऐड करा देंगे और फाइनली उनको डिस्प्ले करा देंगे और हमारी एल्गोरिथम एंड हो जाएगी। तो या तो स्टार्ट स्टॉप लिखो। देखो एल्गोरिथम का जो सबसे पहला स्टेप होगा ना, या तो लिखो वहां पे स्टार्ट या फिर लिखो बिगिन, और जो सबसे लास्ट स्टेप होगा, मान लो nth नंबर ऑफ स्टेप है हमारा लास्ट, यहाँ पे लिखो स्टार्ट के बाद में अगर स्टार्ट लिख रहे हो तो स्टॉप लिखो, बिगिन लिख रहे हो तो एंड लिखो। ये कुछ नाम नेमिंग जो कन्वेंशन है उन्हें फॉलो करो। ठीक है, सही से लिख देता हूँ इसको। ठीक है, उसी तरीके से दो वैल्यूज में से कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है ये हमें फाइंड आउट करना है, उसके लिए एल्गोरिथम है। एल्गोरिथम्स तो है सिंपल सा, इंग्लिश में स्टेप्स लिखते जा रहे हैं, स्टार्ट लिखा, डिक्लेयर ए बी लिखा, रीड ए बी लिखा, ये तो सिंपल सा यहाँ पे होता चला जा रहा है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो एक बार आप पढ़ोगे समझ में आ जाएगा। मेन होता है इनके प्रोग्राम्स बनाना, हम इनके प्रोग्राम्स बनाने में मेन ध्यान देंगे। तो जब एल्गोरिदम हम पढ़ेंगे एल्गोरिदम के साथ में ही उसका हम प्रोग्राम भी बनाएंगे। तो आगे चलते हैं, जो थ्योरी वाला पार्ट है थोड़ा आगे इसको कंप्लीट कर लेते हैं। एल्गोरिदम के एडवांटेजेस क्या है। एल्गोरिदम सबसे पहली चीज तो इजी टू अंडरस्टैंड होती है, सिंपल लैंग्वेज में लिखा होता है, इसको समझने के लिए कोई भी
आपको एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है प्रोग्रामिंग की। आपको अगर प्रॉब्लम सॉल्व करना आता है, थोड़ी बहुत आपको नॉलेज है प्रोग्रामिंग की, तो आप इसको आराम से कर सकते हो। डेफिनेट प्रोसीजर होता है, यानी कि सर्टेन नंबर ऑफ स्टेप्स में खत्म हो जाएगा। इट इज इजी टू फर्स्ट डेवलप एन एल्गोरिथम एंड देन कन्वर्ट इट इनटू अ फ्लो चार्ट एंड देन प्रोग्राम। तो सबसे पहले क्या होता है, आप एक एल्गोरिथम लेंगे, एल्गोरिथम लिखने के बाद उसको कन्वर्ट किया जाएगा फ्लो चार्ट में, और फ्लो चार्ट को कन्वर्ट किया जाएगा एक प्रोग्राम में। इस तरीके से प्रोसेस फ्लो चलता है हमारा। इट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ये किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे डिपेंड नहीं होती है। इसको हम बोल सकते हैं स्यूडो कोड। कोड जैसा देखने में लगता तो है, लेकिन एक्चुअल में कोड नहीं होता है ये। फिर उसके बाद इसे डिबग करना आसान होता है, सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं। अब डिसएडवांटेजेस की बात की जाए, डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं इसके, कि एल्गोरिदम टाइम कंज्यूमिंग होता है, एल्गोरिदम लिखने में हमारा थोड़ा बहुत टाइम वेस्ट होता है, और जहां पे ब्रांचिंग और लूपिंग आ जाए वहां प्रॉब्लम होती है हमें लिखने में। और अगर बहुत बड़ा कोई टास्क है, उस बड़े टास्क को मान लो पूरे एक सॉफ्टवेयर का ही एल्गोरिदम लिखने को बोल दिया जाए, तो एक पूरे सॉफ्टवेयर के एल्गोरिदम को लिखने में हमें प्रॉब्लम होगी, दिक्कत वहां पे आएगी। हमसे एक छोटी सी प्रॉब्लम दे दी जाए, उसको तो हम आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर हमें पूरा सॉफ्टवेयर का एल्गोरिदम लिखना हो तो वहां पे लिखने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हमें होगी। चलो अब देखो, जैसे मेरे को 8 असाइनमेंट क्वेश्चंस दिए गए हैं, इसमें से क्या है, एल्गोरिदम मेरे को लिखना है। किस तरीके से लिखी जाएगी बताओ। सबसे पहला क्वेश्चन अगर मैं उठा लूं तो इसका एल्गोरिदम कैसे लिखा जाएगा, राइट एन एल्गोरिदम टू फाइंड लार्जेस्ट अमंग 3 डिफरेंट नंबर एंटर्ड बाय यूजर। बताओ इसके कैसे लिखा जाएगा। सबसे पहला तो स्टेप होगा स्टार्ट, उसके बाद में डिक्लेयर वेरिएबल्स, डिक्लेयर करेंगे हम वेरिएबल्स। क्या ले लेते हैं, ए ले लेते हैं, बी ले लेते हैं और सी ले लेते हैं, 3 वेरिएबल्स हमने डिक्लेयर कर दिए। थर्ड स्टेप में हम क्या करेंगे, रीड करेंगे वैल्यूज को, रीड वैल्यूज ऑफ ए, बी एंड सी, तीनों की वैल्यूज हम रीड करेंगे। वैल्यूज रीड करने के बाद फोर्थ स्टेप में हम कंपैरिजन करेंगे, चेक अगर ए की वैल्यू बड़ी होती है बी से एंड ए की वैल्यू बड़ी होती है सी से, तो हम बोल देंगे प्रिंट ए इज लार्जेस्ट। फिर इसी तरीके से आगे वाले स्टेप में हम चेक करेंगे, अगर बी की वैल्यू दोनों से बड़ी होती है तो बी लार्जेस्ट बोल देंगे हम, नहीं तो हम सी लार्जेस्ट बोल देंगे। तो इस तरीके से, और लास्ट में फाइनली जब सारे स्टेप्स खत्म हो जाएंगे हम बोलेंगे स्टॉप। तो इस तरीके से एल्गोरिथम लिखी जाती है। एल्गोरिथम लिखना बहुत सिंपल है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो एक बार अपनी तरफ से लिख करके देखना, जो ना समझ में आए वो मेरे को बताना। ठीक है, फिर उसके बाद हमारे पास होते हैं फ्लो चार्ट्स। फ्लो चार्ट क्या था, फ्लो चार्ट डायग्राम्स होते हैं, डायग्राम्स का यूज करके हम किसी प्रोसेस को शो कर रहे होते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स अगर फ्लो चार्ट के देखे जाए तो फ्लो चार्ट जो है एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। मेन चीज यहाँ पे ये है कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है। फिर उसके बाद में कई सारे यहाँ पे सिंबल्स यूज करते किए होते हैं, रूल्स के अकॉर्डिंग इन सिंबल्स को हमें यूज करना होता है। फ्लो चार्ट के अंदर जो सिंबल्स होंगे, सिंबल्स के अंदर जो भी स्टेटमेंट लिखना है वो शॉर्ट होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए और रीडेबल होना चाहिए। स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट फिक्स होना चाहिए, एक लॉजिकल ऑर्डर में हो, और हर एक ऑपरेशन यहाँ पे अलग अलग तरीके से होता है। देखते हैं इसके हम क्या क्या चीजें एक तो इसमें यूज होती है। अच्छा यहाँ पे अभी है नहीं, तो कोई नहीं, इसका हम देखेंगे आगे चल के। फ्लो चार्ट अभी क्या है, फ्लो चार्ट सिंपली हमारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है, जिसमें हम कहीं से स्टार्ट कर रहे होंगे, हम स्टार्ट करेंगे, हम कुछ इनपुट लेंगे, मान लो 3 इनपुट्स हमने लिए, इनपुट कराना है ए और बी की वैल्यू, फिर उसके बाद में कुछ प्रोसेस कराना है, कुछ हम प्रोसेस कराएंगे, प्रोसेस कराने के बाद कुछ डिसीजन होगा, ब्रांचेस इसके बनेंगे। तो इस तरीके से एक लंबा सा डायग्राम बनता चला जाता है, एक प्रोसेस फ्लो को दिखा रहा होता है। वो कैसे बनता है वो सारी चीजें हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे, फ्लो चार्ट्स कैसे बनाए जाते हैं, फ्लो चार्ट्स क्या होते हैं, एडवांटेज क्या होता है फ्लो चार्ट का।
देखो कम्युनिकेशन प्रॉपर होता है, यहाँ पे लॉजिक किस तरीके से काम कर रहा है, हम कोड को आराम से एनालाइज कर सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के, टाइम भी यहाँ पे वेस्ट होता है, कॉस्ट भी रिड्यूस होती है, डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर होता है, यहाँ पे कोडिंग में इसको कन्वर्ट करना आसान होता है, डीबगिंग सिंपल होती है और इसकी मेंटेनेंस भी सिंपल होती है। डिसएडवांटेजेस अगर इसके देखे जाए फ्लो चार्ट के डिसएडवांटेजेस क्या है, तो सबसे पहली चीज तो कॉम्प्लेक्स लॉजिक अगर आ जाए वहां पे फ्लो चार्ट नहीं बना पाओगे, प्रॉब्लम आएगी। मॉडिफिकेशन किसी फ्लो चार्ट में करना डिफिकल्ट होता है, और रिप्रोडक्शन का मतलब फ्लो चार्ट सिंबल्स कैन नॉट बी टाइप्ड, रिप्रोडक्शन ऑफ फ्लो चार्ट बिकम्स अ प्रॉब्लम। तो सिंपल सा है, इसमें क्या है, जो सिंबल्स हम यूज कर रहे हैं सिंबल्स को बहुत आसानी से नहीं बनाया जा सकता है, बार हर जगह नहीं बना पाओगे, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम्स इसमें होती हैं। ठीक है, फिर उसके बाद में आता है हमारे पास में स्यूडो कोड। छोटी छोटी डेफिनेशंस हैं, ज्यादा बड़ा इनमें कुछ है नहीं। तो स्यूडो कोड इज मेथड ऑफ प्लानिंग व्हिच इनेबल्स प्रोग्रामर टू प्लान विदाउट वरीइंग सिंटैक्स। सिंटैक्स का मतलब क्या होता है, सिंटैक्स की डेफिनेशन बताओ चैट बॉक्स में, व्हाट डू यू मीन बाय सिंटैक्स। सिंटैक्स क्या होता है, और क्या क्या चीजें इसमें, फ्लो चार्ट तो दोबारा से आ गया, स्यूडो कोड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, कंपाइलेशन है, द वे ऑफ राइटिंग कोड एंड प्रोग्राम। ठीक है, एक तरीके से इसको मैं ग्रामर ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस बोल सकता हूँ। मतलब हर एक लैंग्वेज को लिखने के लिए बोलने के लिए ग्रामर लगती है। ग्रामर क्या होता है, सेट ऑफ रूल्स, किस तरीके से कोई चीज बोली जानी है, सेंटेंस कैसे फॉर्म करे जाने हैं, तो रूल्स होते हैं। रूल्स हम अगर फॉलो नहीं करेंगे तो सामने वाला हमारी बात नहीं समझ पाएगा। तो अगर हम रूल्स के अकॉर्डिंग चल रहे हैं तो काम सिंपल रहेगा, सही तरीके से चलता रहेगा। अगर हम रूल्स फॉलो नहीं करेंगे तो काम हमारा नहीं बनेगा। तो सिंपल सा है, हम अगर रूल्स फॉलो कर रहे हैं तो वो हमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए फॉलो करने पड़ेंगे, और जो वो रूल्स होते हैं, जो ग्रामर होती है, उसको सिंटेक्स कहा जाता है। तो सीडो कोड हमारे पास क्या है, सीडो कोड में हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के सिंटेक्स के बारे में ना ध्यान देते हुए कि प्रोग्राम क्या समझता है, कैसे समझता है, उससे हमें मतलब नहीं है। हम सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज में अपने कोड को लिखते जाते हैं। क्या क्या चीजें यहाँ पे यूज होती हैं, पहले तो इंपेरेटिव सेंटेंसेस। इंपेरेटिव सेंटेंसेस का मतलब हम सिंपल एक वर्ड में लिख करके बता देंगे कि काम क्या करना है, जैसे एड एक्स टू सम ऐड करना है, डिस्प्ले रिजल्ट, रिजल्ट दिखाने के लिए, लिस्ट को सॉर्ट करना है, कैलकुलेट करना है। सिंपल सा हम क्या है, एक वर्ड यूज करेंगे अपने एक्शन को शो करने के लिए। ऑपरेटर्स हम दिखाएंगे, जितने भी ऑपरेटर्स होते हैं हमारे पास, कई सारे अर्थमेटिक है, रिलेशनल है, लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर होता है हमारा। तो वो ऑपरेटर्स डायरेक्टली हम यूज करेंगे विदाउट एनी प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं। और डिसीजन स्टेटमेंट जो होंगे उनको हम डायरेक्टली लिखेंगे, कोई सिंटेक्स फालतू फॉलो नहीं करेंगे कि सी में कैसे लिखते हैं, जावा में कैसे लिखते हैं, पाइथन में कैसे लिखते हैं, डजेंट मैटर, हम डायरेक्टली इसको यहाँ पे यूज करेंगे। फिर सीडो कोड का कुछ एग्जांपल है, मान लो मेरे को क्या करना है, सीडो कोड टू क्रिएट अ प्रोग्राम टू ऐड टू नंबर्स टुगेदर एंड देन डिस्प्ले द रिजल्ट। सिंपल सा है, क्या किया मैंने, प्रोग्राम स्टार्ट किया, एंटर टू नंबर्स, ऐड द नंबर्स टुगेदर, प्रिंट सम, एंड प्रोग्राम। कुछ भी यहाँ पे प्रोग्राम जैसा नहीं लग रहा है मेरे को, सिर्फ मैंने क्या किया, इंपेरेटिव सेंटेंसेस। स्टार्ट प्रोग्राम, ये एक इंपेरेटिव सेंटेंसेस है। एंटर टू नंबर्स, ये एक इंपेरेटिव सेंटेंस है। ऐड नंबर्स, ये एक इंपेरेटिव सेंटेंस है। प्रिंट करो, एंड करो, ये सब क्या है, सारे के सारे सेंटेंसेस हमने डायरेक्ट यूज करे हैं। वोटिंग का हमको बनाना है, तो एंटर एज, ये एक इंपेरेटिव सेंटेंस है। प्रोग्राम को स्टार्ट कर रहे हैं, यहाँ पे देखो कंपैरिजन हम कर रहे हैं ऑपरेटर्स का यूज करके। फिर सीधा यहाँ पे क्या है, ये जो हमारे पास में केसेस होते हैं, इफ देन एल्स वाले केसेस हम यूज कर रहे हैं, डिस्प्ले यहाँ पे यूज कर रहे हैं। तो सिंपल सा है, यहाँ पे हम कोई फालतू चीज नहीं करेंगे। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस से हमें कोई खास मतलब नहीं है, हमें सिर्फ कोड लिखने से मतलब है। हमारा जो काम है वो सामने वाले को समझ में आना चाहिए, दैट्स इट, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं। फिर इसके बाद में प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हमारे पास में। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस क्या है, कंप्यूटर सिस्टम के लिए अगर हमें कोई प्रोग्राम लिखना है तो प्रोग्राम लिखने के लिए हमको एक लैंग्वेज चाहिए होगी। उन लैंग्वेजेस को प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस कहा जाता है। और ये तीन कैटेगरीज में डिवाइड है, सबसे पहले मशीन असेंबली एंड देन हाई लेवल लैंग्वेजेस।
मशीन लैंग्वेज तो वो लैंग्वेज होती है जहां पे हम क्या करते हैं, 0 और 1 के फॉर्मेट में कोड को लिखते हैं। तो अगर हम 0 और 1 के फॉर्मेट में कोई कोड लिखेंगे तो वहां पे हमको लिखने में बहुत प्रॉब्लम होगी। इस तरीके से सीक्वेंस लिखते चले जाएंगे, नहीं समझ में आएगा यहाँ पे हमें क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। तो लंबा सा 0 1 का सीक्वेंस लिखते चले जाओ, ये है हमारा मशीन लेवल लैंग्वेज। एडवांटेजेस क्या है भाई, सीधा सीधा कंप्यूटर की भाषा में बात कर रहे हो तो उसे ज्यादा जल्दी समझ आएगा और किसी भी तरह के ट्रांसलेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। जी शिवानी कुछ पूछ रही हैं? ठीक है, और इसका डिसएडवांटेज फिर तो पढ़ने में तो नहीं आने वाली, चाहे कितना भी दम लगा लो पढ़ने में नहीं आएगी बाइनरी लैंग्वेज। फिर उसके बाद में उसको मेंटेन करना और डीबग करना बहुत मुश्किल चीज है, वो सबसे डिफिकल्ट चीज वही होती है। फिर उसके बाद में होती है हमारे पास में असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज क्या करते हैं, न्यूमोनिक्स का यूज करते हैं। न्यूमोनिक्स का यूज किया जाता है। न्यूमोनिक्स क्या है, अगर मुझे ऐड करना है तो उसके लिए मैं सिंपल ऐड लिख दूंगा, सब्ट्रैक्ट करना है तो सब लिख दूंगा, कंपैरिजन करना है तो कंपेयर कर दूंगा। मान लो मेरे को 5+7 करना है तो 5+7 कुछ इस तरीके से हो जाएगा, एज सिंपल एज दैट, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है इसमें। एडवांटेजेस क्या है, ये मशीन लैंग्वेज से थोड़ी सी फास्टर होती है क्योंकि वेरिएबल जो है, वेरिएबल्स को डायरेक्टली रजिस्टर्स में किया जाता है डिक्लेयर। अब रजिस्टर क्या होते हैं, रजिस्टर सीपीयू की ही एक यूनिट होते हैं। सीपीयू की वो स्टोरेज लोकेशन जहाँ पे सीपीयू वैल्यूज को स्टोर करता है और कैलकुलेशन परफॉर्म करता है। इम्प्लीमेंटेशन इसका डिफिकल्ट है क्योंकि इतने सारे निमोनिक से कितने याद रखोगे, टाइम कंज्यूमिंग होता है। और दूसरी बात है मशीन डिपेंडेंट है, जिस मशीन पे बना रहे हो कोड उसी मशीन के लिए काम करेगा। फिर बाद में आ जाते हैं हमारे पास हाई लेवल लैंग्वेजेस। यहाँ पे हम सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज का यूज करके कोड लिखते हैं। नॉर्मली अपना जो हम कोड लिखते हैं आज के टाइम में, सारी की सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है, सी हो, C++, जावा, C#, पाइथन, विजुअल बेसिक, सारी की सारी जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं 2000 हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। एडवांटेजेस भाई बहुत इजी होता है इनको अंडरस्टैंड करना। मशीन लेवल और असेंबली लेवल लैंग्वेज की कंपैरिजन में फास्टर होती हैं और टाइम कंज्यूमिंग कम होती हैं। डिसएडवांटेजेस क्या है भाई, देखो ट्रांसलेट करना पड़ेगा, टाइम चाहिए होगा मेरे को एक इंटरप्रेटर या कंपाइलर की जरूरत पड़ेगी। इन दोनों में से किसी एक की तो जरूरत पड़ेगी मेरे को, ठीक है। फिर उसके बाद में सोर्स और ऑब्जेक्ट लैंग्वेज की अगर बात की जाए तो सोर्स लैंग्वेज और ऑब्जेक्ट लैंग्वेज क्या होती है बताओ मेरे को एक बार, ये क्लास में बताया हुआ है। सोर्स कोड और ऑब्जेक्ट कोड क्या होता है, सोर्स लैंग्वेज और ऑब्जेक्ट लैंग्वेज क्या होती है। सोर्स कोड क्या है और ऑब्जेक्ट कोड क्या है। सोर्स कोड इज रिटन बाय यूजर या प्रोग्रामर, और ऑब्जेक्ट कोड क्या होता है, जो मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्टेड हो चुका है। जो कोड हमने कंपाइल किया है जो मशीन लेवल लैंग्वेज में असेंबली लैंग्वेज में कन्वर्ट हो चुका है, दैट इज ऑब्जेक्ट कोड। और जिस लैंग्वेज में सोर्स कोड लिखा जा रहा है उसे सोर्स लैंग्वेज बोलते हैं, जिस लैंग्वेज में ऑब्जेक्ट कोड बन रहा है उसे ऑब्जेक्ट लैंग्वेज कहते हैं। सिंपल सा है, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर उसके बाद आता है हमारे पास में कंपाइलेशन प्रोसेस। कंपाइलेशन प्रोसेस क्या होता है, हाई लेवल लैंग्वेज को हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करना, कंपाइलेशन होता है। कंपाइलेशन में क्या होता है, सबसे पहले हम एडिटर में अपना एक प्रोग्राम लिखते हैं। एडिटर कोई भी हो सकता है, VS कोड होगा हमारे पास, पाईचार्म हो सकता है, IDLE हो सकता है, टर्बो C++ हो सकता है, कोई सा भी हो सकता है। उसके बाद में प्री प्रोसेसर होते हैं। प्री प्रोसेसर्स का काम क्या होता है, यहाँ पे कई सारी चीजें होती है जिन्हें प्रोसेस करना पड़ता है, हेडर फाइल्स इंक्लूड करनी होती हैं और भी कई सारे काम होते हैं। तो प्री प्रोसेसर काम करता है। फिर उसके बाद में हमारा कंपाइलर काम करता है, कंपाइलर ऑब्जेक्ट कोड बनाता है। फिर उसके बाद में लिंकर कई सारी फाइल्स और मॉड्यूल्स को आपस में जोड़ता है।
फिर उसके बाद में लोडर क्या करेगा, लोडर मेमोरी में लोड करेगा प्रोग्राम को। लोडर जो है काम लोड करता है रैम में, रैम बोल लो या मेमोरी बोल लो, मेमोरी में लोडर का काम होता है लोड करना। और फाइनली फिर हमारा कोड जो है सीपीयू के पास जाता है और हमको आउटपुट मिलता है। इस तरीके से पूरा कंपाइलेशन प्रोसेस हमारा काम करता है। कंपाइलेशन प्रोसेस तो बीच में ही आ रहा है, ये पूरा है लाइफ साइकिल एक कोड की, किस तरीके से हम इसको यहाँ पे लिखेंगे और हमें फाइनली आउटपुट मिलेगा। ये क्या डेटा कंपाइलर प्रोसेस असेंबलर, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। इंटरप्रेटर, देखो कंपाइलर और इंटरप्रेटर के बीच में डिफरेंस दिया गया है, बहुत सिंपल सा है, इसको एक बार पढ़ के देखना। असेंबलर, कंपाइलर और इंटरप्रेटर तीनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है। तो असेंबली लैंग्वेज को जो मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है वो तो होता है हमारे पास में असेंबलर, और कंपाइलर और इंटरप्रेटर दोनों जो होते हैं ये दोनों हाई लेवल लैंग्वेजेस को कन्वर्ट करते हैं लो लेवल लैंग्वेज में। कंपाइलर पूरे प्रोग्राम को एक बार में करता है और इंटरप्रेटर स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट करता है, एक एक लाइन करके। कंपाइलर फास्ट होता है और इंटरप्रेटर स्लो होता है। और क्या क्या डिफरेंसेस है इनके बीच में, कंपाइलर फास्ट है, ये स्लो है। कंपाइलर को मेमोरी में ज्यादा जगह चाहिए होती है, इंटरप्रेटर को मेमोरी में जगह कम चाहिए होती है। कंपाइलर कंप्लीट करने के बाद काम अपना मेमोरी से बाहर चला जाता है, इंटरप्रेटर पूरे प्रोग्राम के रन टाइम में मेमोरी में ही बना रहता है। फिर उसके बाद में लिंकर है, लिंकर का काम क्या होता है, ऑब्जेक्ट फाइल में कई सारी चीजें जोड़ी जाती है। जब हमारी ऑब्जेक्ट फाइल बनती है ना, ऑब्जेक्ट फाइल बनती है वो होती है डॉट ओबीजे, प्रोग्राम कंपाइल करने के बाद में। फिर कंपाइल करने के बाद में लिंकर इसमें कई सारी चीजें लिंक कर देता है, तब जाके बनती है हमारी डॉट एक्सी फाइल, एग्जीक्यूटेबल फाइल जिसको कहा जाता है। तो जब हम कंपाइल करते हैं, कंपाइल करने के बाद हमको ओबीजे फाइल मिलती है और फिर फाइनली हमको एक मिलती है डॉट एक्सी फाइल। डॉट एक्सी फाइल लिंकर के बाद मिलती है। लोडर का काम होता है मेमोरी में लोड करना। टेस्टिंग डिबगिंग आपको बता दिया है मैंने। टाइप्स ऑफ एरर की बात की जाए, टाइप्स ऑफ एरर में सबसे पहले आता है सिंटैक्स एरर। सिंटैक्स एरर्स वो एरर्स होते हैं जो हमें तब दिखाई देते हैं जब हम प्रोग्राम के रूल्स को या सिंटैक्स को फॉलो ना करें। रन टाइम एरर वो होते हैं जब हम प्रोग्राम को रन कर रहे होते हैं या फिर एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं, तब हमें दिखाई देते हैं। और तीसरे तरह के होते हैं लॉजिकल एरर्स। ये लॉजिकल एरर हमें तब दिखाई देते हैं जब हम लॉजिक में गलती करते हैं। मान लो मुझे करना था a प्लस बी और मैंने गलती से लिख दिया a माइनस बी, लॉजिक मैंने गलत किया है। कंपाइलर कभी भी इसको नहीं पकड़ पाएगा। कंपाइलर सिंटैक्स एरर्स को पकड़ लेगा, रन टाइम एरर्स को पकड़ लेगा, लेकिन कभी भी वो लॉजिकल एरर्स को नहीं पकड़ सकता। लॉजिकल एरर आपको खुद ही प्रोग्राम को डीबग करके पकड़ने पड़ेंगे। तो यहाँ पे इन्होंने दिया है, हम करना चाहते थे b मल्टीप्लाइड बाई सी और हमने कर दिया b प्लस सी। तो हमें एरर लैंग्वेज के हिसाब से ये तो कोई एरर नहीं है, लेकिन हमारे लिए ये एरर है क्योंकि हमें डिजायर्ड आउटपुट नहीं मिल रहा है। एरर कब आता है, एरर तब आता है जब हमारा जो एक्चुअल आउटपुट हो, जब हमारा एक्चुअल आउटपुट हमारे डिजायर्ड आउटपुट को मैच ना करे। जब हमारा एक्चुअल आउटपुट और डिजायर्ड आउटपुट मैच ना हो तब हमें एरर देखने को मिलते हैं, बेसिकली मेनली लॉजिकल एरर्स। फिर टेस्टिंग और डीबगिंग के बीच में डिफरेंस है, छोटा सा डिफरेंस है, देख लेना, इसमें कुछ ज्यादा खास नहीं है। डॉक्यूमेंटेशन, डॉक्यूमेंटेशन का मतलब होता है कोई भी आप प्रोग्राम बना रहे हो, प्रोग्राम बनाते टाइम में एक डॉक्यूमेंट तैयार किया जाता है जो कि उस सॉफ्टवेयर के उस प्रोडक्ट के बारे में सारी चीजें आपको बताता है। वो एक क्या है, यूजर गाइड की तरह काम करता है। तो डॉक्यूमेंटेशन एक तो हमारे पास है यूजर डॉक्यूमेंटेशन। यूजर डॉक्यूमेंटेशन में कोई भी चीज खरीदते हैं, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट खरीदते हैं, उसके साथ में एक यूजर मैनुअल निकलता है जो हमें बताता है कि ये प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर क्या करेगा, क्या क्या इनपुट चाहिए है, किस तरीके से काम करना है, कहाँ स्टार्ट होगा, क्या क्या चीजें इसके साथ में कर सकते हो, क्या क्या फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है। ये तो हो गया आपका यूजर डॉक्यूमेंटेशन। दूसरा होता है हमारे पास में टेक्निकल डॉक्यूमेंटेशन। टेक्निकल डॉक्यूमेंटेशन जो होता है वो टेक्निकल टीम के पास होता है। मान लो आज एक टीम एक प्रोडक्ट पे काम कर रही है, ये पूरी टीम हटा के मैंने एक नई टीम हायर करी, नई टीम हायर करेगी तो कोड मैं उसको अपना पूरा दूंगा, सॉफ्टवेयर अपना पूरा मैं उसको दूंगा, उसे समझ में आना चाहिए ना कि क्या काम किया गया है। तो उसके लिए एक डॉक्यूमेंटेशन तैयार किया जाएगा, दैट विल बी टेक्निकल डॉक्यूमेंटेशन। फिर इसके बाद में एम्स है डॉक्यूमेंटेशन के, सिंपल सा
एक तो क्लियर डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड करना कि किस तरीके से कितना काम हो गया है और कितना काम होना है। फिर उसके बाद में सारे स्पेसिफिकेशंस प्रोवाइड करना, मैन्युफैक्चर और कंट्रोल के सारे प्रोसेस बताना, किस तरीके से क्या काम चल रहा है, क्या करना है, कैसे करना है, ये सारी चीजें। वैलिडेशन के जितने रिव्यूज आए हैं, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के जो रिव्यूज हैं वो सारे यहाँ पे मेंशन होते हैं। उसके अलावा सिस्टम डिजाइनर, प्रोग्रामर, यूजर, जितने लोग भी इसमें जुड़े हुए हैं उनको पूरी तरीके से समझाने के लिए कि सिस्टम किस तरीके से और कैसे काम कर रहा है, कैसा डेटा इनपुट में लेगा और कैसे वो आउटपुट प्रोड्यूस करेगा, ये सारी चीजें बताता है टेक्निकल डॉक्यूमेंटेशन। और ये हार्ड कॉपी भी हो सकती है, सॉफ्ट कॉपी भी हो सकती है, जैसी बनाना चाहे वैसी बनाई जा सकती है। तो फर्स्ट यूनिट हमारा यही था और इससे रिलेटेड कुछ थोड़े क्वेश्चंस होंगे, वो क्वेश्चंस हम कल करेंगे। फिलहाल अगर किसी को कोई डाउट हो आज की क्लास में तो वो डाउट अभी मेरे से पूछ सकते हैं।